प्रयागराज बौद्धिक राजधानी के साथ ये बौद्धिक जगह है जहाँ दिखाने को इंडियन कॉफ़ी हाउस। जी हाँ, ये सैकड़ों साल पुराना है, 100 साल से अधिक हो चुके हैं। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहते हुए कॉफ़ी पीने आते थे, बौद्धिक बातें होती थी। हम लगातार यहाँ पे प्रयागराज की चुनावी चौपाल में लगातार उनसे जानने कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या सोचते हैं। यहाँ के बौद्धिक स्तर की डिबेट यहाँ पे बहुत होते हैं और बौद्धिक स्तर के डिबेट के साथ लगातार इंडियन कॉफ़ी हाउस में जिस तरीके से लोग आते हैं और चुनाव पर चर्चा करते हैं। अभी चुनाव में माहौल बहुत गर्म है। नमस्कार सर, क्या लग रहा है आपका? लग ये रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी आ रही है। अच्छा, मतलब बेरोजगारी के मुद्दे पे तमाम छात्र नाराज हैं। इनका हाँ छात्र नाराज हैं, पेंशन को बहाली कर दिया है इन्होंने और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। पूरी तरह से बीजेपी फ्लॉप है। अच्छा, जिस तरीके से ये बौद्धिक स्तर के लोगों का ये बहुत बड़ा अड्डा माना जाता है, क्योंकि मैं मेरठ से आया तो लगातार जिस तरीके से बौद्धिक बातें होती हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर सरकार बदलने की बातें उठ रही है तो इसका असर बाहर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ इंटेलेक्चुअल तबका बैठता है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा, मिलता आप क्या करते हैं सर? मैं एडवोकेट हूँ। बहुत बढ़िया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो लगातार जिस तरीके से इंडियन कॉफ़ी हाउस जो प्रयागराज की धड़कन है, जहाँ पे लगातार कई साल से यहाँ पे बौद्धिक लोग बैठ के और राजनीति पे, अर्थव्यवस्था पे सहित तमाम चीज़ों पे डिस्कशन ही नहीं करते, बल्कि उन्हें मूर्त रूप भी देते हैं। का हार्दिक स्वागत है इंडियन कॉफ़ी हाउस। जी हाँ, प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगरी है, धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से और बौद्धिक हिसाब से। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस अंग्रेज़ के भारत से जाने से पहले का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं बैठ के कॉफ़ी पीते थे। तमाम दिग्गज जो देश के बौद्धिक माने जाते हैं, प्रयागराज को, इलाहाबाद को बौद्धिक नगरी भी कहा जाता है, बौद्धिक राजधानी कहा जाता है। जिस तरीके से नारायण दत्त तिवारी, जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम दिग्गज इलाहाबाद की इस उर्वरक मिट्टी में पैदा हुए, राजनीति की और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे लगातार अपनी आवाज़ मुखर करते रहे। यहीं पर जिस तरीके से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सहित तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ आवाज़ उठाते रहे हैं। अंग्रेज़ों, भारत छोड़ो सहित तमाम चीज़ों को लेकर ये इलाहाबाद और प्रयाग संगम नगरी काफ़ी उर्वरक है। धर्म के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित तमाम यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बाद में आई, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना एक बहुत बड़ी गौरव का बात होता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ही नहीं बल्कि एक बौद्धिक स्तर पर एक बड़ा केंद्र माना जाता था। यहाँ की प्रयागराज की धरती पर, इलाहाबाद की धरती पर ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं जो इस ऐतिहासिक नगरी को जिंदा करते हैं। यहीं पे चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ने के बजाय खुद को गोली से उड़ाना मंजूर किया। इसी प्रयाग की नगरी में 27 फरवरी को चुनाव है। हमारे साथ बैठे हैं प्रयाग के दिग्गज ऐसे चेहरे जो यहाँ चुनाव को डोमिनेट करते हैं अपनी बातों से, अपने उन तरीके से कि पब्लिक इनके पीछे, इनकी सिद्धांतों पे और इनके तमाम मतदाताओं को इशारा करते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर ये चुनाव को लेकर एक बड़ा फैक्टर साबित होते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मधु चकहा। आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अखिल भारतीय तीर्थ पहुंच महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और प्रयागराज में दारागंज पर गंगा किनारे मैं रहता हूँ और धार्मिक कार्यों में हम लोगों का आगे चल के बड़ा इस पर काम करने का अनुभव। बिल्कुल, बहुत सही व्यक्ति के पास में बैठा हूँ। जिस तरीके से लगातार 1 साल से 2 साल से भाजपा पे ब्राह्मण विरोधी का जो तगमा लगा हुआ है, चुनाव आपके सर पे है, 27 फरवरी को चुनाव है, क्या ब्राह्मणों ने क्या मन बनाया हुआ है? देखिए, ब्राह्मणों ने पूर्ण रूप से तो खैर बीजेपी को नहीं मन बनाया। ब्राह्मणों की संख्या कांग्रेस के तरफ भी है और कांग्रेस को भी वोट देगी। बाकी तो हर बिरादरी का थोड़ा बहुत वोट हर दल में रहता है, चाहे जिस दल में हो। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस को इलाहाबाद में ब्राह्मण लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं।
क्यों जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तमाम लोगों की वजह से, और दयानंद दत्त तिवारी भी यहीं हुए, चंद्रशेखर आज़ाद आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए, तमाम दिग्गज, बीपी सिंह हुए। ये इलाहाबाद और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बैठ के कॉफ़ी पीते थे, आज हम लोग बैठे हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी उनके साथ कॉफ़ी पीने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश के तमाम बड़े बड़े मंत्री, यहाँ पर साहित्यकार, आप समझ लीजिए यहाँ के बड़े पत्रकार रविशंकर वर्मा, यहाँ पर महादेवी वर्मा, यहाँ त्रिपति प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति एवं गणित के जाने माने विद्वान, सब लोगों के साथ यहाँ पर कॉफ़ी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। चुनाव को लेकर आपने जैसा कहा कि ब्राह्मण भाजपा के विरोध में भी जा सकते हैं, आखिर ब्राह्मण ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं कि भाजपा में उनकी बात नहीं मानी गई? नहीं, ब्राह्मण को चूतिया बनाया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने। ब्राह्मणों के लिए तो कुछ, बिरादरी के लिए तो कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया होता नौकरी का सवाल पे, और लोगों में भुखमरी की पाल पे लोग हैं, पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाया, पूरा घर द्वार गहन रख करके, और आज भी नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए और बड़ी आशा थी 14 और 17 में, बड़े बात किया मोदी जी ने, इस वजह से लोग उनके ऊपर आकर्षित थे। लेकिन अब टूट गया, उसके विरोध में अब पंडित मजबूर होकर के कांग्रेस अन्य दलों को अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इंडियन कॉफ़ी हाउस प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद भी कहते हैं, लगातार जिस तरीके से बौद्धिक डिबेट होते हैं, यहाँ पे डिस्कशन होता है, यहाँ पे सरकारों को लेकर, तमाम अर्थव्यवस्था को लेकर, जीडीपी को लेकर इंटरनेशनल डिबेट होते हैं यहाँ पे, वो तमाम बौद्धिक लोग आते हैं और इस चाय की, ये कॉफ़ी में वो तमाम चीज़ें उनके अंदर ग्रहण होती है जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उससे बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रयागराज बौद्धिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है। जी हाँ, प्रयागराज को वो बहुत कुछ मिला संगम के तौर पे, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहाँ पे बौद्धिक संगम भी है। लिहाजा चुनाव चर्चा लोग बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ कर दे रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम जी, एक चीज़ बताइए, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? मैं प्रतापपुर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र। लोकसभा सीट का। तो क्या आप महसूस करते हैं, सिद्दीकी जी, एक चीज़ बताइए, बौद्धिक राजधानी है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पैदा होते हैं और इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। आप अपने विवेक से बताइए, सच में सब कुछ करके, कि आखिर चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में अच्छा लोग कार्य करें, विकास का कार्य करें। करें तो हो गया, आप क्या लग रहा है, किस तरफ जाने का इरादा है? देखिए, हमारा कोई जाने का अपना इरादा इसलिए नहीं है कि मैं वोट देने के लिए जाऊंगा, और मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, समझ गए। और इस समय जो है कि जो परिस्थितियाँ चल रही है, उन परिस्थितियों में कुछ कहना कि मैं इस तरफ जाऊँगा, मैं उस तरफ जाऊँगा, मेरा जो मन बनेगा तो विकास के रास्ते पर। क्या करते हैं आप? है? क्या करते हैं आप? मैं तो किसान के। चलिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आप इधर आ जाइए, जिस तरीके से बौद्धिकता की बात हो रही है, ये महसूस किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस की जन्म धरती है ये, इलाहाबाद कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे पिछली बार भाजपा की लहर में भी उत्तरी से अनुग्रह नारायण सिंह भारी वोट पाए थे, लेकिन कुछ वोटों से हार गए थे। लिहाजा यहाँ पे टक्कर, वो अभी टक्कर में है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विजय यादव। यादव जी, एक चीज़ बताइए, आप क्या करते हैं? मैं अधिवक्ता हूँ हाई कोर्ट का। बहुत बढ़िया अधिवक्ता हैं, तो आपसे तो दो मुद्दे पे बात करूंगा। पहले मुद्दे पे बात ये करूंगा कि क्या लगता है, चुनाव किस करवट बैठेगा? चुनाव चल ही रहा है, चुनाव का जोर शोर है। आज थर्ड फेज़ की वोटिंग हो रही है, और अगर ये आप पूछ रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, जी, मेरा इशारा वही है। तो मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी। 12 से 17 तक पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की थी। 17 से 22 जो चल रहा है, जो चुनाव आ रहा है, इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भारी बहुमत से
बीजेपी की थी। इन 3 सरकारों ने जनता के जन सरोकार के मुद्दे पर खरी नहीं उतरी हैं। आप मुझे 3 बड़े मुद्दे वो बताइए जो जनता से छूते हुए हों और बीजेपी ने इनकार किया, नहीं किया, नकारा किया। देखिए, पहला मुद्दा जो बीजेपी ने मतलब कि पूरी तरह से इग्नोर किया है वो है रोजगार का सवाल। रोजगार के सवाल पे इलाहाबाद, आप अभी खुद कह रहे थे कि ये इलाहाबाद जो है पूरब का ऑक्सफोर्ड है, हब है एजुकेशन का। यहाँ पे बहुत से पूरे पूर्वांचल के स्टूडेंट्स बिहार तक के आते हैं तैयारी करने रोजगार की आस लिए। रोजगार के सवाल पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है, माध्यमिक हेडक्वार्टर है और पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जिस तरह से विज्ञापन आते हैं और जितना विलंब होता है ये किसी से छिपा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का प्रारूप ये है कि प्रति ईयर वैकेंसी निकलनी चाहिए, लेकिन 4-4 साल बीत गए थे। पूरे योगी के कार्यकाल में सिर्फ 1 टर्म यहाँ पर विज्ञापन आया है, वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद में जो शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। उसी विज्ञापन को 1.5 लाख पद को 2 टर्म में निकाल करके 68,500 और 69,000 की भर्ती की गई। 69,000 में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है, जिस सवाल को लेकर के हमारा युवा आक्रोशित है। तो लगता है युवा इस बार बदलने का मन बना चुके हैं। युवा पूरी तरह से बदलने का मन बना चुका है और वो निर्णय ले भी चुका है कि ये जन विरोधी सरकार जो स्वास्थ्य के सवाल पर जन सरोकार के मुद्दे जो हैं उनके स्वास्थ्य हैं, रोजगार हैं, प्रदूषण हैं, तमाम ऐसे इशूज हैं, किसानों की समस्या है, इन सारे समस्याओं पे पूरी तरह से विफल हो गई है ये सरकार और इसके खिलाफ मतदान करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से इंडियन कॉफ़ी हाउस से जो सरकार बदलने की जो आवाज़ उठ रही है वो कहीं न कहीं उसका असर दूर तक देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये आम जगह नहीं बल्कि बौद्धिक जगह है। यहाँ पे बौद्धिक राजधानी की ये बौद्धिक जगह है जहाँ से सरकार बदलने की आवाज़ लगातार उठ रही है, शिक्षा के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से इनका कहना है यादव जी का कि पिछड़ों के साथ छलावा हुआ, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होने वाला है।